नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए आई परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को गुपकार गठबंधन व कुछ अन्य दलों ने खारिज कर दिया है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने इसे अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक बताया है, जबकि बीजेपी ने रिपोर्ट का स्वागत किया है। गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत उन पर थोप दी गई है और इस एक्ट की खुद ही न्यायिक जाँच हो रही है। उन्होंने कहा कि उन लोगों से इस बारे में कभी विचार विमर्श नहीं किया गया और उनकी गैर हाजिरी में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग की ये रिपोर्ट विभाजनकारी है और एक पार्टी विशेष के एजेंडे को पूरा करने वाली है। पीडीपी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग बीजेपी का ही हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान डार ने कहा कि परिसीमन आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट बीजेपी और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी और उसके प्रॉक्सी दलों को राज्य के मतदाता जवाब दे देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने भी आयोग की रिपोर्ट को लेकर निराशा जाहिर की और कहा कि लोग शायद इस रिपोर्ट को स्वीकार न करें। नागरिकता संशोधन कानून तो दिसंबर 2019 में ही बन गया, लेकिन वो लागू कब होगा ये सवाल काफ़ी लंबे वक्त से पूछा जा रहा है। अब इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण कम होने पर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री ने ये बयान तब दिया है जब वो बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे। अमित शाह ने एक जनसभा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि CAA लागू नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना के बाद हम CAA को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि CAA एक वास्तविकता थी, एक वास्तविकता है और एक वास्तविकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। WHO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जनवरी 2020 और दिसंबर 2021 के बीच कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई। ये भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से 9 गुना ज़्यादा है। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4.8 लाख नहीं, जैसा कि मोदी सरकार ने दावा किया है। राहुल ने कहा कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। इसके साथ ही राहुल ने पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी एक बार फिर से मांग की। भारत सरकार ने कोरोना से हुई मौतों के मामले में WHO के द्वारा दिए गए आंकड़ों को पूरी तरह नकार दिया है। भारत सरकार ने कहा कि WHO के आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि WHO का डेटा कलेक्शन सांख्यिकी रूप से गलत और वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने लगातार WHO द्वारा 17 भारतीय राज्यों के बारे में कुछ वेबसाइटों और मीडिया रिपोर्ट से लिए गए डेटा पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद WHO ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी रिपोर्ट को जारी कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि WHO ने कई मॉडल्स का हवाला देते हुए भारत में हुई मौतों का आंकड़ा बताया और इससे खुद ही उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए मॉडलों की वैधता पर सवाल उठता है। भारत ने कहा कि WHO के साथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 का डेटा शेयर किया गया था, लेकिन इस पूरे डेटा को नज़रअंदाज कर दिया गया। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को FIR दर्ज की गई। बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। बग्गा की गिरफ्तारी की जानकारी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के 50 जवान बग्गा को घर से गिरफ्तार कर ले गए। मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और 2 अन्य के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर कथित तौर पर झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सिंहदेव ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के सिटी कोतवाली थाने में आवेदन देकर कपिल मिश्रा, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता हरीश खुराना और सुरेंद्र पुनिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद TS सिंहदेव ने कहा कि गुनाहगारों को षड्यंत्र की कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस हाईकमान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई कर सकता है। कांग्रेस के अनुशासन संबंधी मामलों की कमेटी की बैठक शुक्रवार को होगी और इसमें सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखा था। इस पत्र में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की सिद्धू को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों को भी शामिल किया गया था। अनुशासनात्मक कमेटी की ओर से सिद्धू को नोटिस जारी कर उनसे इस बारे में जवाब मांगा जा सकता है। सिद्धू के खिलाफ इस बात की शिकायत है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश की।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए फोन पर माफी मांगी है। नेफ्ताली ने इसके लिए पुतिन को उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद भी दिया। बता दें, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक टीवी चैनल रेटे 4 चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि नाजियों के नेता हिटलर की रगों में यहूदियों का खून बहता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।